हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। साथियों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2022-23 जनरल स्टडीज पार्ट 3 व्याख्या सहित हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया इतामुद्दौला का मकबरा स्थित है आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ। इतामुद्दौला का जो मकबरा है वो स्थित है आगरा में स्थित है। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। किस लिए बनवाया था? अपने पिता की याद में बनवाया था। ठीक है, आगे देखते इसकी व्याख्या देखते हैं। नूरजहां ने द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतामुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। ठीक है, ये तो मैंने बताया भी। ईरानी निवासी जो नूरजहां थी वो ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। ठीक है, उनका वास्तविक नाम नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। किसको? नूरजहां को। अगला क्वेश्चन, राजा अंभी कहाँ के शासक थे? कन्नौज, तक्षशिला, उज्जैन, अयोध्या। तो राजा अंभी जो थे वो तक्षशिला के शासक थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा अंभी तक्षशिला के शासक थे। अंभी ने 326 से 327 ईसा पूर्व में तक्षशिला पर शासन किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला में इनका ही शासन था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब तक्षशिला में इनका ही शासन था। अगला क्वेश्चन, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें कहा जाता था सुस्तूप, धर्मशालाएं, दरगाह स्थल, धर्मस्थल। तो उनको धर्मशालाएं कहा जाता था जहां वो अपनी सभाएं आयोजित करते थे। ठीक है, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है। सूफ का अर्थ है ऊन। सूफी संत ऊनी कपड़े पहनते थे। ठीक है, आगे देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था बंगाल, सिंध, मैसूर, सीरी। तो उसका नाम था सीरी, जिसका नाम था सीरी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का नाम निर्माण कराया जिसका नाम सीरी था। ठीक है, जिसका नाम सीरी था। सीरी किला कहाँ स्थित है? सीरी किला दिल्ली में स्थित है, जिसके निर्माण का उद्देश्य मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करना था। सैन्य विभाग था जिसका उद्देश्य मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करना था। अलाउद्दीन ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की थी। अलाउद्दीन ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ठीक है, लाला लाजपत राय के एक सक्रिय सदस्य थे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आर्य समाज, वैष्णव धर्म। लाला लाजपत राय जो है आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। किसके थे? आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। ठीक है, लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। एक गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता कौन कौन से? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये सारे गरम दल के नेता थे। आर्य समाज की स्थापना देखिए, अब देखिए अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था वेदों का प्रचार। वेदों की और लौटो भी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। ठीक है, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में हार गया। किससे हारा था? कहा गया है दारा सिकोह जो था वो सामूगढ़ की जो लड़ाई हुई थी में किससे हारा था? औरंगजेब, मोहम्मद आजम, शेर शाह, बैरम खां। तो औरंगजेब से हार गया था दारा सिकोह। दारा सिकोह उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया था। दारा सिकोह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। दारा सिकोह कौन था? शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, यानी कि बड़ा पुत्र था शाहजहां का ये। दारा और औरंगजेब ने उत्तराधिकार के लिए 3 प्रमुख युद्ध किए। इंपॉर्टेंट है, धर्मट का युद्ध, दारा और औरंगजेब, दारा सिकोह और औरंगजेब ने 3 युद्ध किए। कौन कौन से किए? धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराय की घाटी का युद्ध। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से जो दी हुई हैं, कौन सी वस्तुओं को
इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। ईंटें, दरवाजे, कांसे की धड़, लोहे की पटरियां। तो किसको ले गए थे? ईंटें। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ईंटों को। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त ईंटों को इंजीनियर वर्तमान के पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत में पहली रेलवे लाइन के निर्माण के लिए ले गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ये भी बात को आपको ध्यान रखनी है। एलिफेंटा गुफाएं, एलिफेंटा हो यहाँ पे। गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का रॉक आर्ट का संग्रह है। ठीक है, कहा गया है एलिफेंटा गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। विष्णु, बुद्ध, शिव, तीर्थंकर, तो है यहाँ पे शिव। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का रॉक आर्ट का संग्रह है। ठीक है, एलिफेंटा नामक पुर्तगालियों द्वारा यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। एलिफेंटा नाम कहा दिया गया था? एलिफेंट माना होता है हाथी। तो यहाँ पे जो है बने पत्थर के हाथी के कारण के दिया गया था इसको एलिफेंटा गुफाएं। एलिफेंटा गुफाएं, एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। ठीक है, एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के निकट धारापुरी द्वीप पर स्थित हैं। एलिफेंटा गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है या अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है। ठीक है, व्याख्या जितनी आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? दांडेली, हम्पी, चिकमंगलूर, मंडिकेरी। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा हम्पी। राइट, हम्पी विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक में स्थित है। हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। 1986 में इसे विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य पर निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सुलुभ, तुलुभ एवं अराबिडु वंश। संगम, सुलुभ, तुलुभ एवं अराबिडु वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी 1336। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो बिहार में हुआ था ये। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 468 ईस्वी में पावापुरी राजगीर में हुई। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर में भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग देखिए क्या दिया है यहाँ पे में। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग बताइए। आगे देखते हैं। विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। बताया गया है धौलावीरा कितने भागों में डिवाइड किया गया था? तो भाग 3 में डिवाइड किया गया था धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा पड़ता है गुजरात में। धौलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था: दुर्ग भाग, मध्यम भाग, निचला भाग। ये 3 भाग थे। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में कहाँ है? धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक है। सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। देखिए सारे क्वेश्चन जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए और सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं परीक्षाओं में। जो प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1880, 1900, 2000, 1991 सोवियत संघ वर्ष में टूटा था 1991। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को टूटा था। विघटन के पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध की समाप्ति हुई। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध की समाप्ति हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 88। बास्तिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? फ्रांस की क्रांति, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति, जार का पतन। बास्तिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बास्तिल जेल पर जनता के हमले ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया था।
बास्तिल की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी, इसलिए 14 जुलाई को फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूस में क्रांति 1917 में हुई थी, उसी के द्वारा जार का पतन हुआ था। ठीक है, रूस की क्रांति 1917। किसको लाइट ऑफ एशिया की ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? रूमी, बुद्ध, गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो इसमें होगा महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। इन्हीं के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी? एडविन अर्नाल्ड ने। ठीक है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। इसमें आपके प्रश्न बहुत बने हैं व्याख्या से, इंपॉर्टेंट व्याख्या भी है, सारे प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? 1920 में बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने की थी? ये भी सही सारी बताएंगे आपको। 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी नागपुर में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी? एओ हुयुम ने की थी। एओ हुयुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन फर्स्ट बम्बई में हुआ था। किसने की थी अध्यक्षता? बम्बई में बम फटा बेमेश चंद्र बनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। इसकी अध्यक्षता जो 1920 में नागपुर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। गदर पार्टी लाला लाजपत राय ने बनाई थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, 1913 में। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। जो कांग्रेस का संविधान था उसमें परिवर्तन किया गया था 1920 ईस्वी में। अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। कहाँ हुआ था? बम्बई में। ठीक है, नागपुर में हुआ था, नागपुर में। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2001, 1909, 2009, 1800। तो श्रीलंका में गृह युद्ध जो समाप्त हुआ वो 2009 में समाप्त हुआ। श्रीलंका की सरकार ने 18 मई 2009 को गृह युद्ध समाप्त किया। यह गृह युद्ध मुख्य रूप से द्वीपीय राष्ट्र के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में लड़ा गया था, जिसमें कम से कम 1 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध थे। जीन जैक्स रूसो ये नाम है, एक प्रसिद्ध थे। क्या थे? चित्रकार, चिंतक, सम्राट, चिकित्सक। जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध चिंतक थे। ठीक है, इन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत, अगर आपसे पूछे सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया जीन जैक्स रूसो। क्वेश्चन नंबर 93। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? विलियम फोर्ट एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, भारतीय न्यास अधिनियम, कंपनी अधिनियम। तो इसको कहा गया था भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम। 1 अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम जिसे कंपनी के शासन को समाप्त किया, भारत सरकार अधिनियम एक्ट कहा गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय किस अधिनियम के द्वारा कहा गया? 1858, भारत सरकार अधिनियम एक्ट। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। सर सैयद अहमद, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, इनको महामना भी कहा जाता है, महामना का के उपनाम से जाना जाता है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। इसकी स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। जब 1916 में स्थापना हुई थी उस समय लॉर्ड हार्डिंग जो थे भारत के गवर्नर थे। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सन 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने। यही ओरिएंटल कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1875 ईस्वी में ही आर्य समाज की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज जिसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती।
5 मार्च 1931 क्या हुआ था? 5 मार्च 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी एवं के अतिरिक्त आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। ठीक है, 5 मार्च 1901 समझौता हुआ था, इसको कहते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इसी यही पूछा जाता है आपसे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन इसमें इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया है। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी और इरविन के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, इसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। 5 मार्च 1931, इतना याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। सत्य के प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसकी है? आत्मकथा है, महात्मा गांधी, आत्मकथा है महात्मा गांधी। एपीजे अब्दुल कलाम की जो पुस्तकें हैं, विंग्स ऑफ फायर, विजन 2020, विंग्स फायर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी, हरिजन, नरेंद्र मोदी की पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। जवाहरलाल नेहरू यंग इंडिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सत्य के प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे एक्सपेरिमेंट सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम टुवर्ड फ्रीडम है। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम विंग्स ऑफ फायर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? दिल्ली, जयपुर, आगरा, गुजरात। हवा महल जयपुर में स्थित है, राजस्थान के। ठीक है, हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। दिल्ली में लाल किला स्थित है, आगरा में ताजमहल स्थित है, आप सभी को ये पता होगा। आगे क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन। अब देखिए, सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। ये सारी डेट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय जो हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में। गांधी इरविन समझौता भारत के सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, मैंने आपको सारे बता दिए। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था कौन? जो है फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था टीपू सुल्तान, अरविंद घोष, बदरुद्दीन तैयब जी, एनी बेसेंट। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब हुआ था? 1887 में। बदरुद्दीन तैयब ने जब अध्यक्षता की थी 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में 1887 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की थी। 1886 में हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो बम्बई में हुआ था इसका अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी बमेश चंद्र बनर्जी। बम्बई में बम फटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनी थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनी थी। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? कव्वाली, बसंत गीत, तीव्र गति, कजरी। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा कव्वाली। भारतीय उपखंड में कव्वाली जो है भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाले भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है कव्वाली।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, भीमराव अंबेडकर, अरविंद घोष। तो आपका करेक्ट हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने कब की थी? 1828 में की थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इसके अलावा मिरायतुल अखबार इनका फेमस बहुत अखबार है। मिरायतुल अखबार राजा राम मोहन राय रिलेटेड हैं। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी अपने गुरु के स्मरण में। रामकृष्ण मिशन जो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। शहनाई वादक लतीफ़ खान, हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर। रविशंकर सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बांसुरी वादक हैं। तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। लतीफ़ खान सारंगी वादक हैं। लतीफ़ खान सारंगी वादक हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। प्लासी का युद्ध मैंने 20 बार बताया है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 जून 1757 आपको पूरी डेट याद रखनी है। कल भी ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने कल भी ये क्वेश्चन पढ़ाया था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। अगला क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनचंद करमचंद, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष, इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? 1928 में बरदौली की महिलाओं ने दी थी। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन बातों से जो मैं बोल रहा हूँ, इनसे प्रश्न आपके बनते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बरदौली की महिलाओं ने 1928 में। आगे देखिए, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, इसकी व्याख्या देखते हैं। लौह पुरुष, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि, ये कहा गया है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चरण सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। मोरारजी देसाई भारत के स्वतंत्रता सेनानी और देश के चौथे प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई भारत के स्वतंत्रता सेनानी और देश के चौथे प्रधानमंत्री हैं। मोरारजी देसाई, सबसे अधिक बार बजट किसके काल में किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया। ठीक है, 10 बार। जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। जगजीवन राम बिहार से रिलेटेड हैं, दलित उप प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? जमींदारी प्रणाली कर्जन कार्निवाल्स क्लाइव क्लिंट। तो कार्निवाल्स के द्वारा, लॉर्ड कार्निवाल्स के द्वारा जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी 1793 में। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। लॉर्ड कर्जन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की 1902 में। ये बातें आपको ध्यान रखनी, व्याख्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम व्याख्या को करवा रहे हैं। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इमरान खान, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। वेरी इंपॉर्टेंट, लाल कुर्ती दल। ठीक है, इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, वह संगठन है लाल कुर्ती दल। ठीक है, खुदाई खिदमतगार इनको कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। ठीक है, एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक थे जिसे भारत रत्न सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 108, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान एकमात्र पाकिस्तानी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी तथा बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री रहीं, पहली महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना के द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है।
ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो आजकल बीजेपी है, पहले किस नाम से, पहले थी भारतीय जनसंघ के नाम से। किसने इसकी स्थापना की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 109, विश्व विरासत स्थल नहीं है आगरा का किला, भीमबेटका सैलसरम, आदमगढ़ सैलसरम, अजंता की गुफाएं। तो क्या नहीं है? आदमगढ़ सैलसरम जो है आपका विश्व विरासत स्थल नहीं है, बाकी सारे ये तीनों विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद नगर में स्थित है। आदमगढ़ सैलसरम कहाँ है? आदमगढ़ सैलसरम कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नगर में स्थित है। आगरा का किला आगरा में, आगरा का किला आगरा। भीमबेटका मध्य प्रदेश। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई गई। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी ये, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है। रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश थे। मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत के में तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश का शासक मोहम्मद तुगलक था। बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का शासक बलबन। कैकुबाद बलबन का पोता था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? मेहरगढ़, कोल्डिवा, बुर्जहोम, कुनतासी। नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है कुनतासी। कोल्डिवा, मेहरगढ़, बुर्जहोम ये तीनों हैं। कुनतासी नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में से समुद्री बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले। कोल्डिवा से धान की भूसी मिली। बुर्जहोम को प्लेस ऑफ द विलेज का कहा जाता है। प्लेस ऑफ द विलेज कहा जाता है। विलेज होना चाहिए यहाँ पे, प्लेस ऑफ द विलेज। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत में जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा महात्मा गांधी ने। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था। महात्मा गांधी ने चरखे के साथ घूमते हुए चक्र का निशान बनाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे बातें। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ग्रांड ओल्ड मैन, एक को कल भी मैंने क्वेश्चन बताया था, व्याख्या करवाई थी। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं बहुत। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण में निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण किस गुफा में चित्रित किया गया है? कन्हेरी, एलोरा, अजंता, हाथी गुफा। एलोरा की गुफा में कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण का जो है चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अजंता गुफा में मरणासन राजकुमारी, अजंता गुफा में जो है राजकुमारी का चित्रण किया गया है, मरणासन जो मरण आसन में है। कन्हेरी गुफा में बौद्ध कला का चित्रण मिलता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि जो क्वेश्चन पहले बना था पिछली बार 19 में जो क्वेश्चन आया था यही आया था, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण में से किस गुफा में चित्रित किया गया था? तो आपका था एलोरा गुफा। तो ये जो इसकी व्याख्या है, इसकी व्याख्या को दरनिकार नहीं कर सकते क्योंकि प्रश्न आपका यहाँ से बना है। ठीक है। पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 208, 370, 360, 206। जैसा कि दिया हुआ है 306 चरक संहिता के ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, 360 हड्डियां होती हैं चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार। ठीक, 360। मानव शरीर में कुल से 206 हड्डियां होती हैं। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? बृहदेश्वर मंदिर
नयन शिव अलवार सख्त वैदिक तो है। नयनार शिव से संबंधित है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, तंजौर तमिलनाडु। ठीक है। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी आत्मकथा है? जब मैंने कल एक सेक्शन आपका बुक का डाला था, पुस्तकों इंपॉर्टेंट पुस्तकें, उसमें मैंने ये पढ़ाया था द लॉन्ग बुक ऑफ फ्रीडम निम्न में से किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला की ये पुस्तक है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। मार्टिन लूथर प्रसिद्ध धर्म सुधारक थे। अगर आपसे पूछेगा मार्टिन लूथर कौन थे? सुधारक, चिकित्सक, ऐसे लिख देंगे ऑप्शन में, तो आपको लिखना है सुधारक थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। मैंने एक बुक्स का सेशन कल पढ़ाया था अपने हाथों से लिख के, तो एक बार उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो बुक्स मैंने पढ़ाई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। तो हो जाएगा इसमें पर्यटन मंत्रालय। एडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, जो पहल है वो पर्यटन मंत्रालय की पहल है। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? लिंगायत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में हम बता चुके हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता, भारतीय आधुनिक काल का पिता, पुनर्जागरण का पिता, ये सब कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जैसा कि ये डिस्कस हो चुका है। गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? बीजापुर, दौलताबाद, हैदराबाद, बीदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजापुर। अगला क्वेश्चन, गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। इसके साथ में और देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। दौलताबाद का प्राचीन नाम देवगिरी है। बीदर कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है व्याख्या से बन सकता है। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत को किस परंपरा से जुड़े हैं? पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हैं? कर्नाटका, हिंदुस्तानी, ठुमरी, कव्वाली। तो पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी परंपरा से जुड़े हैं। ठीक है। करो या मरो, देखिए करो या मरो प्रसिद्ध भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। ठीक है, क्योंकि आज़ादी तो चाहिए है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर कौन था? तो आपको याद रखना है अंग्रेजों को लिन लिथगो था। कौन था? लिन लिथगो। ठीक है। असहयोग आंदोलन, ये सारे हो चुके हैं। रोलर टेक, सविनय आंदोलन बता दिया है, दोबारा से देख लेते व्याख्या में दिया है। तब करो या मरो प्रसिद्ध का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को चलाया था। रॉलेट एक्ट 1919 में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी ने चलाया। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 124, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस सम्राट के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा सिजदा एवं पैबोस की जो चलाया था बलबन ने। गुलाम वंश के शासक बलबन ने सिजदा मतलब होता है प्रणाम, साष्टांग, और पैबोस सम्राट के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के में बाजार नियंत्रण प्रणाली, मैंने बहुत बार बताया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर को ही एक कृषि विभाग चलाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट प्रश्न, 1965
के भारत पाक के युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ पराजित किया था? इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम आपको व्याख्या में करवा चुके हैं। ठीक है, 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी हमें मैसेज करके कमेंट में बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।